हेलो सबको। आज हम पढ़ेंगे जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। इस कॉन्सेप्ट को लेके बहुत लोगों को बहुत डाउट रहते हैं। हम इस चैप्टर में बेसिक से लेके एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं एक्सेप्शन होती क्या है। कोई भी ऐसी इवेंट जो आपके प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को डिसरप्ट करे उसे हम एक्सेप्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ एक नंबर लिया, नंबर इज इक्वल टू 10। अगली लाइन में मैं उस नंबर को 0 से डिवाइड करा रहा हूं एंड उसकी अगली लाइन में मैं उसे प्रिंट करा रहा हूं। तो अब मेरा प्रोग्राम इसी लाइन पे एंड हो जाएगा क्योंकि हम किसी नंबर को, आपको पता ही है, 0 से डिवाइड नहीं करा सकते। तो यहां पे मेरे को एक्सेप्शन आएगी। चलिए एक बार रन करके देखते हैं। यहां पे मुझे एक्सेप्शन आई। किस लाइन पे आई? लाइन नंबर 9 पे। उसके आगे मेरा प्रोग्राम चला ही नहीं, इधर ही एंड हो गया। तो इसे बोलते हैं एक्सेप्शन। तो चलिए अब देखते हैं हम इन एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे करते हैं। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लीजिए, चाहे सी शार्प, चाहे पाइथन, चाहे जावास्क्रिप्ट, चाहे जावा। एक्सेप्शन हैंडल करने का तरीका हर लैंग्वेज में ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपको जहां भी लगता है मेरा प्रोग्राम यहां पे एक्सेप्शन देगा, उस पीस ऑफ कोड को आप ट्राई एंड कैच ब्लॉक में रैप करते हैं। चलिए करके देखते हैं, फिर उसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले जिस भी ब्लॉक ऑफ कोड में हमें लगता है हमें एक्सेप्शन आएगी, हम उसे लिखते हैं ट्राई ब्लॉक में। ठीक है, अगर तो एक्सेप्शन नहीं आई तो वेल एंड गुड, ये ट्राई ब्लॉक चलेगा। अगर एक्सेप्शन आई तो हम उसे हैंडल करेंगे कैच में। ठीक है, हम एक्सेप्शन को कैच करेंगे। इधर हमें कौन सी एक्सेप्शन आ रही थी? अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, तो हम उसे कैच ब्लॉक में हैंडल करेंगे। इधर हम कोई मीनिंगफुल सा मैसेज लिख देते हैं। अब एक बार प्रोग्राम रन करके देखते हैं, फिर समझते हैं क्या हुआ। चलिए, तो पहले उसने प्रिंट कराया कांट डिवाइड अ नंबर बाय 0। फिर उसके बाद ये वाली लाइन चली, उसने नंबर को प्रिंट करा दिया। अभी क्या हुआ? पहले ये लाइन चली, फिर उसके बाद ट्राई में उसने ये कोशिश करी ये लाइन चलाने की। इधर हमें आई एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक में। वो गया कैच ब्लॉक में क्योंकि हमें अर्थमेटिक टाइप एक्सेप्शन आ रही थी, हम वो कैच कर रहे हैं। हमने वो एक्सेप्शन कैच कर ली। जब हमने कैच किया तो हमने एक मीनिंगफुल मैसेज प्रिंट करा दिया। अब इसके बाद जावा एज नॉर्मल अपना ऑपरेशन आगे चलाने लगा। तो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसने नंबर प्रिंट कराया 10। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। मैं इसी लाइन के अंडर कुछ लिखता हूं, कुछ प्रिंट कराता हूं। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अभी ये लाइन मेरी प्रिंट नहीं हुई क्योंकि हमें यहां पे एक्सेप्शन आ गई, तो इसने इधर से ही सीधा कैच ब्लॉक में हमें भेज दिया। ठीक है, तो जहां भी हमको एक्सेप्शन आएगी ट्राई ब्लॉक में, उधर से ही वो कैच ब्लॉक में चला जाएगा, उसके आगे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब मैं यहां 0 की जगह 1 कर देता हूं। ठीक है, तो अभी हम इसे रन करके देखते हैं क्या आता है। अभी ये प्रिंट करा रहा है दिस मेथड कैन गेट एन एक्सेप्शन, क्योंकि ये जो लाइन है हमारी अब कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रही। ठीक है, ये आराम से चली, अब वो कैच ब्लॉक में गया ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले ये लाइन चली, फिर उसके बाद उसने नंबर को प्रिंट करा दिया। तो अब वो कैच ब्लॉक में गया ही नहीं क्योंकि हमें एक्सेप्शन आई ही नहीं। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। मैं यहां पे एक एरे लेता हूं जिसमें एक ही एलिमेंट है, यानी कि एरे 0 एग्जिस्ट करता है। मैं इधर 1 की जगह इसको डिवाइड कराता हूं एरे 1 से, जो कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हमें एक्सेप्शन आएगी क्योंकि एरे 1 एग्जिस्ट नहीं करता, एरे 0 एग्जिस्ट करता है 10। अब देखते हैं हमारा कैच ब्लॉक इसे कैच करता है इस एक्सेप्शन को या नहीं। तो रन करके देखते हैं। अभी देखिए हमारा प्रोग्राम यहीं एंड हो गया, इस हमारे कैच ब्लॉक ने इसे कैच किया ही नहीं। ये क्यों नहीं किया? चलिए देखते हैं। ये इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारी एक्सेप्शन डिफरेंट है। हम कौन सी एक्सेप्शन कैच कर रहे हैं?
हम अर्थमेटिक एक्सेप्शन कैच कर रहे हैं। हमें एक्सेप्शन कौन सी आई? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अगर हम इस एक्सेप्शन को कैच करेंगे, ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम कैच में जाएगा। तो इस एक्सेप्शन को हमने कैच कर लिया। तो जिस भी टाइप की एक्सेप्शन आएगी हम उसे ही कैच करेंगे। इसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हम आगे देखते हैं। हम सभी एक्सेप्शन को एक साथ भी कैच कर सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। हम एक ट्राई ब्लॉक के साथ मल्टीपल कैच स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले अर्थमेटिक एक्सेप्शन कैच की, फिर हम एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन भी कैच करते हैं। तो जो भी टाइप की एक्सेप्शन आएगी हमारा जो कोड है उसी कैच ब्लॉक में जाएगा। अभी हमारे पास कौन सी एक्सेप्शन आ रही है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो अब हम इसे रन करते हैं तो वो क्या प्रिंट करेगा? एरे आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, एरे आउट ऑफ बाउंड। अगर हम इधर 0 लिख देते हैं तो हमें कौन सी एक्सेप्शन आ रही थी? अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो वो किस कैच ब्लॉक में जाएगा? अर्थमेटिक एक्सेप्शन वाले में। ठीक है, कांट डिवाइड अ नंबर बाय 0। तो हम जितने मर्जी कैच ब्लॉक लिख सकते हैं। चलिए, तो यही चीज हम जावा 7 के बाद एक ही कैच ब्लॉक में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइप ऑपरेटर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन और एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो दोनों एक्सेप्शन को ये वाला कैच ब्लॉक कैच करेगा। हम इधर इफ स्टेटमेंट की हेल्प से पता कर सकते हैं कौन सी एक्सेप्शन आई। ठीक है, तो एक ही कैच ब्लॉक लिखा, हमने दोनों ही एक्सेप्शन कैच कर ली। तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं। अभी हमको आएगी अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो भी इस कैच ब्लॉक में जाएगा, कांट डिवाइड अ नंबर बाय 0। और अगर मैं इधर लिख देता हूं एरे 1 तो भी इस कैच ब्लॉक में जाएगा और प्रिंट करेगा एरे आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, तो हमने यहां पे चेक किया किस इंस्टांस की एरर है हमारे पास, किस इंस्टांस की एक्सेप्शन है हमारे पास, तो उस हिसाब से हमने मैसेज प्रिंट करा दिया। चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और समझते हैं हमारी एक्सेप्शंस की हायरार्की क्या है। हमारी जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन है ये टाइप है रन टाइम एक्सेप्शन की। आगे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जावा में कितने टाइप की एक्सेप्शन होती है, चेक्ड वर्सेस अनचेक्ड, उधर हम इसे डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए आप मान के चलिए हमारी जो दोनों एक्सेप्शंस हैं वो रन टाइम एक्सेप्शन की टाइप हैं। हमारी रन टाइम एक्सेप्शन जो है ये एक्सटेंड करती है एक्सेप्शन क्लास को। बाय डिफॉल्ट जावा में जितनी भी एक्सेप्शंस हैं वो सभी एक्सटेंड करेंगी एक्सेप्शन क्लास को। एक्सेप्शन क्लास जो है वो आगे एक्सटेंड करती है थ्रोएबल को। टॉप लेवल ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा। जावा में जितनी भी क्लासेस हैं वो सभी टॉप लेवल ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करती हैं। चलिए तो हमारे कोड में आके भी देख लेते हैं। अगर हम अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास में जाएं तो आप देख सकते हैं ये टाइप है रन टाइम एक्सेप्शन की। रन टाइम एक्सेप्शन जो है ये टाइप है एक्सेप्शन क्लास की। एक्सेप्शन जो टाइप है ये है थ्रोएबल क्लास की। ठीक है, तो ये है हमारे एक्सेप्शन की हायरार्की। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इन दोनों की जगह रन टाइम एक्सेप्शन लिख देता हूं तो ये दोनों को कैच करेगी क्योंकि ये दोनों रन टाइम एक्सेप्शन की टाइप हैं। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहां पे आया एरे आउट ऑफ बाउंड, उसने एक्सेप्शन कैच की। ठीक है, अगर मैं इधर 0 कर देता हूं तब भी ये कैच ब्लॉक में जाएगा और एक्सेप्शन को कैच करेगा। इसके साथ जितनी भी एक्सेप्शन होंगी रन टाइम एक्सेप्शन के अंडर ये सभी कैच करेगा। सेम ही ट्रू है अगर मैं इधर सिर्फ एक्सेप्शन लिख देता हूं। अब एक्सेप्शन के अंडर जितनी भी एक्सेप्शन होंगी यानी कि सारी ही एक्सेप्शंस को ये कैच ब्लॉक कैच करेगा। ठीक है, जितनी भी एक्सेप्शन होंगी ये सभी को कैच कर लेगा ये कैच ब्लॉक। तो इसे रन करके देख लेते हैं एक बार, तब भी हमारा कोड सेम ही चला। इस चैप्टर में हम देखते हैं जावा में कितने टाइप की एक्सेप्शन होती हैं। दो तरह की एक्सेप्शन होती है, एक चेक्ड एक अनचेक्ड। दोनों के डिफरेंसेस देखते हैं। अनचेक्ड एक्सेप्शन वो होती हैं जो रन टाइम पे हैंडल होती हैं।
चेक्ड एक्सेप्शंस वो होती हैं जो जावा हमें फोर्स करता है कंपाइल टाइम पे हैंडल करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इधर फंक्शन लिखता हूँ जो मुझे रिटर्न कराता है क्लास फ्रॉम नेम। ठीक है, मैं एक नेम यहाँ पे दूंगा, जावा मुझे वो वाली क्लास वापस दे देगा। अब जावा बोल रहा है हो सकता है हो सकता है ये क्लास एग्जिस्ट करे ही ना, तो जब ये क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगी तो मैं एक्सेप्शन दूंगा। अब आपको इसको इधर ही हैंडल करना पड़ेगा। इधर मैं अगर होवर करता हूं तो इंटेलिजे भी मुझे बोलेगा अनहैंडल्ड एक्सेप्शन क्लास नॉट फाउंड, तो हमको इसको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो अगर हम इसे हैंडल करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक में तो हमारी जो वार्निंग थी वो चली गई। चलिए, तो अब देखते हैं जावा डिटरमाइन कैसे करता है हमारी चेक्ड वर्सेस नॉन चेक्ड एक्सेप्शन के बीच में। तो हमने देखा था जो हमारी रन टाइम एक्सेप्शन है ये एक्सटेंड करती है एक्सेप्शन क्लास को। अगर कोई एक्सेप्शन टाइप है रन टाइम एक्सेप्शन की तो वो होती है हमारी अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, वो रन टाइम पे चेक होगी। अगर कोई एक्सेप्शन टाइप है सीधी एक्सेप्शन क्लास की तो वो होगी हमारी चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, वो कंपाइल टाइम पे हमको हैंडल करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए हमारे कोड में भी आके एक बार देख लेते हैं। जो हमारी क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन है ये टाइप है रिफ्लेक्टिव ऑपरेशन एक्सेप्शन की, जो आगे एक्सटेंड करती है एक्सेप्शन क्लास को। सो ये रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड नहीं करती, इसलिए ये हमारी हुई चेक्ड एक्सेप्शन। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं चेक्ड एक्सेप्शन की। मान लीजिए हमें एक फाइल रीड करनी है अपनी फाइल सिस्टम से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फाइल रीडर फाइल इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर। अब जावा मुझे बोलता है ये फाइल एग्जिस्ट कर सकती है और नहीं भी कर सकती। इन केस ये ना करे तो मैं एक्सेप्शन दूंगा, तो आपको वो एक्सेप्शन हैंडल करनी पड़ेगी। यहां होवर करता हूं तो क्या आता है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। जब हमने इसे हैंडल किया तो वो वार्निंग चली गई। एक बार फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन में जाके देख लेते हैं। ये एक्सटेंड करती है आईओ एक्सेप्शन को, जो कि आगे एक्सटेंड करेगी एक्सेप्शन क्लास को। ठीक है, ये रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड नहीं करती, इसलिए ये हुई हमारी चेक्ड एक्सेप्शन। चलिए नेक्स्ट चीज समझते हैं। मैं अभी के लिए इस फंक्शन का रिटर्न टाइप कर देता हूं void एंड इसका नाम चेंज कर देता हूं गेट फाइल। इस फंक्शन को मैं कॉल कराता हूं अपने मेन फंक्शन से। ठीक है, और यहां पे ट्राई कैच को मैं रिमूव कर देता हूं, तो मुझे यहां पे अब वार्निंग आती है अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी एक्सेप्शन हैंडलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर सकते हैं कॉलिंग फंक्शन को। यानी कि हम मेन फंक्शन को बोल सकते हैं तुम मुझे कॉल कर रहे हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। कैसे करते हैं, हम फंक्शन के आगे लिख देते हैं थ्रोज। अब यहां से मेरा एरर चला गया और यहां पे मुझे एरर आने लगा। ये क्या करता है, ये बताता है ये मेथड जो है हमारा, ये कोई ना कोई एक्सेप्शन थ्रो करेगा। कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करेगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, ये मेथड फाइल नॉट एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। ठीक है, तो मेन को बोलेगा अब आप इसे हैंडल करो। अगर मेन में हम जाके देखें और मैं इधर होवर करता हूं तो मुझे वार्निंग आती है अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। तो हम क्या करेंगे, इधर इसको ट्राई कैच में रैप कर देंगे। ठीक है, तो हमने अपनी एक्सेप्शन हैंडलिंग की जिम्मेदारी किसे डेलीगेट की, कॉलिंग फंक्शन को, यानी कि मेन फंक्शन को। ये जो फंक्शन है हमारा एक्सेप्शन अपवर्ड थ्रो करेगा। चलिए, तो यहां पे मैं एक मीनिंगफुल सा मैसेज प्रिंट करा देता हूं। एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो हमारी फाइल ये वाली एग्जिस्ट करती ही नहीं, तो वो कैच ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, फाइल नॉट फाउंड, ये थी हमारी चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, जावा ने हमें फोर्स किया इसे हैंडल करने के लिए ताकि हमारा कोड ना फटे। ठीक है,
अनचेक्ड एक्सेप्शंस की एग्जांपल हमने लास्ट चैप्टर में भी देखी थी, एक बार यहाँ भी देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, उसको मैं नल असाइन कर देता हूँ। नेक्स्ट लाइन में मैं उसकी लेंथ प्रिंट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मुझे कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आया, यहाँ पे मुझे कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आया। ठीक है, जब मैं इस कोड को रन करता हूँ ये रन टाइम पे फटता है। ठीक है, ये रन टाइम पे फटेगा। चलिए, तो मुझे किस लाइन पे एक्सेप्शन आई? लाइन नंबर 8 पे। आप नल को कॉल कर रहे हो किसी मेथड के लिए, जब वो स्ट्रिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती तो मैं उसकी लेंथ कहाँ से दूं? तो इसे हम क्या करेंगे, ट्राई कैच में रैप करेंगे। चलिए, तो एक बार इसे रैप करते हैं। अब इसे रन करके देखते हैं, तो वो एक सुंदर सा मैसेज प्रिंट कर देगा, स्ट्रिंग इज नल। एक बार नल पॉइंटर एक्सेप्शन की हायरार्की देखते हैं, ये किसे एक्सटेंड करता है? रन टाइम एक्सेप्शन को। तो ये क्या हुई हमारी? अनचेक्ड एक्सेप्शन। जो भी एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड करेगी वो क्या होगी? अनचेक्ड। उसे कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, जावा हमें फोर्स नहीं करेगा उसे हैंडल करने के लिए। चलिए, तो इस चैप्टर में हमने देखा चेक्ड वर्सेस अनचेक्ड एक्सेप्शन। नेक्स्ट चैप्टर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अभी तक हमने देखा जावा जो एक्सेप्शंस थ्रो करता है हम उसे हैंडल कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं हम खुद से एक्सेप्शन कैसे थ्रो कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है रीड फाइल नाम का, जो एक आर्ग्यूमेंट लेता है स्ट्रिंग टाइप का फाइल पाथ। मैं ये चाहता हूँ जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो पहली लाइन में हम ये चेक करें फाइल पाथ एम्प्टी और नल तो नहीं है। अगर एम्प्टी और नल है तो हम एक्सेप्शन थ्रो करें। तो एक वैलिडेट फाइल नाम का फंक्शन बनाते हैं, फिर देखते हैं हम एक्सेप्शन कैसे थ्रो कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं वैलिडेट फाइल। इसमें हम लिखेंगे एक इफ स्टेटमेंट, अगर फाइल नल है या एम्प्टी है, फिर हम थ्रो करेंगे एक्सेप्शन। जावा में एक्सेप्शन हम कैसे थ्रो करते हैं? विद द हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड। अब यहां पे मैंने लिखा थ्रो न्यू आईओ एक्सेप्शन। इसका क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। थ्रो का हिंदी में भी मतलब होता है फेंकना। तो यहां पे हमने क्या फेंका? यहां पे हमने एक एक्सेप्शन फेंकी ताकि हम किसी और जगह इसे कैच कर सकें। थ्रो के आगे हमेशा एक आएगा थ्रोएबल टाइप का ऑब्जेक्ट। हमने देखा था बाय डिफॉल्ट हमारी जितनी भी एक्सेप्शंस हैं वो सारी जो हैं वो थ्रोएबल को एक्सटेंड करती हैं। तो अगर हम एक्सेप्शन का किसी भी एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे फेंकें तो वो थ्रोएबल टाइप का ही होगा। थ्रो के आगे हमेशा आएगा एक थ्रोएबल टाइप का ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे कौन सी एक्सेप्शन फेंकी? आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, चलिए अब आईओ एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर समझते हैं। जावा में जितनी भी एक्सेप्शंस हैं उनके मोटे मोटे तौर पे 4 या 5 कंस्ट्रक्टर होते हैं। ठीक है, एक तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, एक मैसेज लेगा, एक मैसेज एंड कॉज दोनों लेगा, और एक कॉज लेगा। ठीक है, अगर हम एक्सेप्शन क्लास में भी जाके देखते हैं तो यही 4 कंस्ट्रक्टर होंगे, इनके साथ एक और होगा जो 2 और चीज़ें लेता है। ये क्या है ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक आईओ एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, तो हम अब इसे थ्रो कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे एक कंपाइलेशन एरर आ रहा है। ये एरर क्या कहता है कि ये एक्सेप्शन है, इसे हमने हैंडल नहीं किया। आपको पता ही है ये चेक्ड एक्सेप्शन है, इसे हमें हैंडल करना ही पड़ेगा। तो हम इसे कहाँ पे हैंडल करते हैं, चलिए वो देखते हैं। अब हम एक्सेप्शन तो थ्रो कर रहे हैं यहाँ पे, अब हमने इसको हैंडल नहीं किया। अब या तो हम इधर ही ट्राई कैच ब्लॉक लगा के इसको हैंडल कर सकते हैं, उसकी एग्जांपल भी हम आगे देखेंगे, या हम ये डेलीगेट कर सकते हैं कि इसको हैंडल करने की जिम्मेवारी किसकी होगी? कॉलिंग फंक्शन की। वो हम कैसे करते हैं? थ्रोज कीवर्ड के साथ। यानी कि हम जावा को बोल रहे हैं ये मेथड आईओ एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। ठीक है, अगर तो फाइल पाथ नल हुआ या एम्प्टी हुआ ये आईओ एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ये हम जावा को बोल रहे हैं इन सम केसेस ये आईओ एक्सेप्शन थ्रो करेगा।
चलिए एक बार इस फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पे मुझे कंपाइलेशन एरर आता है अनहैंडल्ड आईओ एक्सेप्शन, तो हमें इसे हैंडल करना पड़ेगा। हम इसे ट्राई कैच में सराउंड कर देते हैं। अब हमारा कंपाइलेशन एरर चला गया। ठीक है, अब हमारी एक्सेप्शन को हैंडल करने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? जहां से हमने ये फंक्शन कॉल किया है। चलिए आगे बढ़ने से पहले लेट्स मेक श्योर आपको थ्रोज एंड थ्रो कीवर्ड अच्छी तरह से समझ आ गया। एक और फंक्शन लिखते हैं जो ये चेक करेगा ये फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, और अगर एग्जिस्ट करती है हमें इसको रीड करने की परमिशन है या नहीं। ठीक है, तो हम एक फंक्शन लिखते हैं चेक फाइल परमिशंस। तो वहां पे हम लिखेंगे अगर तो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो हम थ्रो करेंगे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। फिर आगे चलेंगे, अगर हम उससे रीड नहीं कर पा रहे तो हम थ्रो करेंगे एक्सेस डिनाइड एक्सेप्शन। हम क्या कर सकते हैं, अब हमारा जो फंक्शन है ये दो एक्सेप्शंस थ्रो कर रहा है, तो हमें यहां पे बताना पड़ेगा हमारा फंक्शन जो है कौन कौन सी एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। तो हम ऐड करेंगे थ्रोज कीवर्ड में दोनों एक्सेप्शंस को। ठीक है, अब देखने वाली बात है ये दोनों एक्सेप्शंस आईओ एक्सेप्शन की टाइप हैं। अगर मैं फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन में जाऊं तो ये भी आईओ एक्सेप्शन की टाइप है। अगर मैं एक्सेस डिनाइड एक्सेप्शन में जाऊं ये फाइल सिस्टम एक्सेप्शन की टाइप है, और फाइल सिस्टम एक्सेप्शन जो है वो आईओ एक्सेप्शन की टाइप है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की जगह अगर हम आईओ एक्सेप्शन भी लिखें इधर तो भी हमारा कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आता, तो भी ये सेम ही काम करेगा। इनफैक्ट अगर हम यहां पे एक्सेप्शन लिखें तो भी ये सेम ही काम करेगा। इनफैक्ट हम इधर अगर थ्रोएबल लिखें तो भी हमें कोई एरर नहीं आएगा। रेकमेंडेड यही है आप जो एक्सेप्शंस थ्रो कर रहे हैं वही लिखें। थ्रोएबल तो बिल्कुल हम लिखते ही नहीं हैं। वो क्यों नहीं लिखते हम आगे देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम यहां पे कॉल करते हैं अपने वैलिडेट फाइल मेथड को। आपको पता है हम नल पास कर रहे हैं तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, और कहां जाएगा? कैच ब्लॉक में। कैच में हम प्रिंट कराते हैं एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज। अब ये मैसेज कहां से आएगा, चलिए वो देखते हैं। चलिए एक बार मैं इस लाइन को करता हूं कमेंट। अब हम इस प्रोग्राम को पहले रन करके देखते हैं। चलिए तो इसे पहले रन करते हैं। तो क्या हुआ, हमारा कॉल वैलिडेट फाइल मेथड, हमने नल पास किया था तो हमारा वैलिडेट फाइल मेथड ने एक्सेप्शन थ्रो करी। ये जो मैसेज हमने प्रिंट कराया है ये आया यहां से। आपको पता है जब हमने आईओ एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया था तो यहां पे हमने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया था? मैसेज वाला। तो उसने हमारे एक्सेप्शन का मैसेज यहां पे सेट कर दिया। तो मैसेज कहां आया, कहां से आया? यहां से। ठीक है, तो यहां पे हमने वो मैसेज प्रिंट करा दिया। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। अभी के लिए मैं यहां से ट्राई कैच ब्लॉक को रिमूव कर देता हूं। तो यहां पे अब मुझे कंपाइलेशन एरर आता है अनहैंडल्ड आईओ एक्सेप्शन। हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर हैंडल करने की बजाय हम एक बार फिर से ऊपर की तरफ थ्रो कर सकते हैं। तो हम ऐड करेंगे थ्रोज कीवर्ड, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। अब इसको हैंडल करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारे मेन मेथड की। तो चलिए इसको मेन में हैंडल करते हैं। हमने मेन में ट्राई कैच ब्लॉक लगा दिया। तो आपने देखा एक्सेप्शन कौन थ्रो कर रहा है? वैलिडेट फाइल मेथड। कॉल उसे कौन कर रहा है? रीड फाइल मेथड। एक्सेप्शन हमने कहां पे हैंडल करी? अपने मेन मेथड में, जहां पे हम रीड फाइल मेथड कॉल कर रहे हैं। तो हम एक एक्सेप्शन को ऊपर से ऊपर थ्रो कर सकते हैं। चलिए एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं तो क्या आउटपुट आती है? सेम ही आउटपुट आती है, फाइल पाथ कैन नॉट बी नल और एम्प्टी। तो क्या हुआ, हमारा मेन मेथड जो है रीड फाइल मेथड को कॉल कर रहा है। रीड फाइल मेथड आगे वैलिडेट फाइल मेथड को कॉल करता है। वैलिडेट फाइल मेथड एक्सेप्शन थ्रो करता है। आगे हमारा रीड फाइल मेथड भी एक्सेप्शन ऊपर की तरफ थ्रो कर देगा। वहां पे कैच ब्लॉक में हमने एक्सेप्शन का मैसेज प्रिंट करा दिया।
चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। मान लीजिए आपका ये वैलिडेट फाइल मेथड किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से आ रहा है या कहीं और पड़ा है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन आप चेंज नहीं करना चाहते, और आप ये चाहते हैं यहाँ आप कोई डिफरेंट एरर थ्रो करें या डिफरेंट मैसेज के साथ आईओ एक्सेप्शन ही थ्रो करें। तो यहाँ पे आप एक नई एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे करते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से थ्रोज को रिमूव कर देते हैं और वैलिडेट फाइल मेथड को हम ट्राई कैच में रैप कर देंगे। ठीक है, हमने इसको रैप कर दिया नए ट्राई कैच में। यहाँ पे कैच मेथड में हमें नई एक्सेप्शन थ्रो करनी है। ठीक है, वो हमारा जो वैलिडेट फाइल मेथड है वो थ्रो क्या कर रहा है, आईओ एक्सेप्शन। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से नई एक्सेप्शन थ्रो करूँ विद अ न्यू मैसेज। तो मैंने क्या थ्रो की, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब हमें ये ऐड करनी पड़ेगी हमारे मेथड के सिग्नेचर में। ठीक है, तो मैंने फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन मेथड के सिग्नेचर में ऐड कर दी। यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आईओ एक्सेप्शन की ही टाइप है। हम यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन देंगे। एक बार प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो क्या आउटपुट आएगी, फाइल नॉट फाउंड। चलिए समझते हैं ये काम कैसे करता है। तो हमारे मेन मेथड ने कौन सा मेथड कॉल किया, रीड फाइल मेथड। रीड फाइल मेथड ने कौन सा मेथड कॉल किया, वैलिडेट फाइल। वैलिडेट फाइल मेथड ने आईओ एक्सेप्शन थ्रो करी जो हमने कैच की रीड फाइल में, और जब हमने उसे कैच किया तो हमने एक और नई एक्सेप्शन ऊपर को थ्रो कर दी। ठीक है, और वो एक्सेप्शन किसने कैच की, हमारे मेन मेथड ने। अब आप सेम ही मैसेज अगर यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। यहां पे हम लिखेंगे ई डॉट गेट मैसेज। ठीक है, तो हमें यहां से जो मैसेज आएगा हमने उसी मैसेज के साथ नई एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर बना दिया। तो अगर हम अब इसे रन करते हैं तो क्या आएगा, सेम ही मैसेज प्रिंट होगा। इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते हैं हमारे लास्ट चैप्टर से। इस चैप्टर में हम देखते हैं एक्सेप्शन क्लास या थ्रोएबल क्लास के कुछ मेथड्स। हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है रीड फाइल नाम का, जो क्या करता है, फाइल को रीड करने की कोशिश करता है। पहली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, वैलिडेट फाइल नाम का एक मेथड कॉल कर रहे हैं जो फाइल पाथ को वैलिडेट करता है। अगर तो फाइल पाथ नल है या एम्प्टी है तो वो नई एक्सेप्शन थ्रो करता है। हमने आईओ एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाया विद अ मैसेज। ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था एक्सेप्शन क्लास के 3-4 कंस्ट्रक्टर होते हैं और मैसेज एक्सेप्शन क्लास की एक प्रॉपर्टी है। तो पहला मेथड हम देखते हैं गेट मैसेज। गेट मैसेज क्या करता है, आपको ये वाला मैसेज जो है, जो आपने नया ऑब्जेक्ट जब बनाया था, आपने पास किया था, ये मैसेज रिटर्न कर देता है। तो एक बार इसे रन करके देखते हैं तो वो क्या प्रिंट कराएगा, फाइल पाथ कैनॉट बी नल और एम्प्टी। चलिए अगला मेथड देखते हैं, एक्सेप्शन डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ये क्या करता है, ये आपकी एक्सेप्शन की स्टैक ट्रेस को प्रिंट कराता है। अब स्टैक ट्रेस क्या है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो कौन कौन से मेथड कॉल हुए जब आपकी एक्सेप्शन थ्रो हुई। एक बार इसे रन करके देखते हैं फिर समझते हैं। तो मैंने इसे रन किया, ये देखिए। अब इसको समझते हैं। तो जहां से हमारी एक्सेप्शन ओरिजिनेट हुई और जहां तक गई, ये सारे मेथड प्रिंट कराता है इन ऑर्डर। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमारी एक्सेप्शन कहाँ पे ओरिजिनेट हो रही थी, लाइन नंबर 22 पे। कौन से मेथड में, वैलिडेट फाइल नाम के मेथड में। तो इसने पहले वो प्रिंट कराया। उसके बाद वैलिडेट फाइल मेथड को कौन सा मेथड कॉल कर रहा था, रीड फाइल नाम का मेथड किस लाइन पे कॉल कर रहा था, लाइन नंबर 16 पे। रीड फाइल मेथड को कौन कॉल कर रहा था, मेन मेथड किस लाइन पे कॉल कर रहा था, लाइन नंबर 9 पे। जब भी हम अपनी एप्लीकेशन को डीबग करते हैं तो ये प्रिंट स्टैक हमें बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है एक्सेप्शन क्लास का। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। अभी के लिए मैं यहां से ट्राई कैच को रिमूव करता हूं।
एंड यहाँ से आईओ एक्सेप्शन को रिमूव कर देता हूँ। तो मैं वैलिडेट फाइल को ट्राई कैच में रैप कर देता हूँ। हम प्रिंट स्टैक यहीं पे करेंगे। एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो अब भी इसने पूरा स्टैक प्रिंट कराया। ठीक है, हमने अगर इसको नीचे वाले फंक्शन में भी लिखा, रीड फाइल मेथड में भी, तो इसने पूरा स्टैक जो है वो प्रिंट कराया, यानी कि उसने मेन मेथड भी प्रिंट कराया ये कहाँ से कॉल हो रहा था। सो जो हमारा प्रिंट स्टैक मेथड है ये एंटायर आपकी हिस्ट्री प्रिंट कराता है एक्सेप्शन की, कहाँ से ओरिजिन होती है और कहाँ तक जाती है। चलिए इसी के साथ अगला मेथड देखते हैं हमारी एक्सेप्शन क्लास का। मैंने इतना यूज होते हुए नहीं देखा, पर फिर भी कोई इंटरव्यू में पूछ सकता है। इस मेथड का नाम है फिल इन स्टैक ट्रेस। चलिए वो देखते हैं क्या करता है। तो हमारी जो रीड फाइल मेथड है, हम वहां पे कैच कर रहे हैं आईओ एक्सेप्शन को। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट स्टैक ट्रेस की जगह मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्शन डॉट फिल इन स्टैक ट्रेस, एंड वही एक्सेप्शन मैं रीथ्रो करता हूँ। एक बार रन करके देखते हैं, फिर समझते हैं क्या हुआ। चलिए अब ये देखिए, यहाँ पे हमारी स्टैक ट्रेस में वैलिडेट फाइल नाम का कोई भी मेथड नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने जब कॉल किया फिल इन स्टैक ट्रेस, तो उसने दोबारा से स्टैक ट्रेस को फिल कर दिया, पुरानी स्टैक ट्रेस को रिमूव करके। अब इस स्टैक ट्रेस में वैलिडेट फाइल नाम का कोई मेथड नहीं है। इसमें स्टैक ट्रेस कहाँ से ओरिजिन होती है, रीड फाइल कॉल करने से। फिर रीड फाइल में हमने फिल इन स्टैक ट्रेस कर दिया, कौन सी लाइन पे, लाइन नंबर 19 पे। और यहां पे हम रीथ्रो कर रहे हैं एक्सेप्शन को। ठीक है, तो हमारी जो पुरानी स्टैक ट्रेस है वो रिप्लेस हो गई। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। मैं यहां पे प्रिंट कराता हूं एक्सेप्शन डॉट गेट कॉज। एक बार रन करते हैं, फिर देखते हैं ये गेट कॉज क्या होती है। अभी के लिए ये नल आ रही है। चलिए समझते हैं ये क्या है और ये यहाँ पे नल क्यों आ रही है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं क्या करता हूँ, वैलिडेट फाइल मेथड जहाँ हम कॉल कर रहे थे उसको मैं ट्राई कैच में रैप करता हूँ और एक नई एक्सेप्शन थ्रो कर देता हूँ। अब ये आईओ एक्सेप्शन की टाइप नहीं है, ये एक्सेप्शन की टाइप है। चलिए अब देखते हैं कॉज कहाँ से आ रही है। हमने एक्सेप्शन क्लास के कंस्ट्रक्टर देखे थे, उसमें एक कंस्ट्रक्टर था जो एक मैसेज लेगा और एक कॉज लेगा, यानी कि ये एक्सेप्शन आपकी किस एक्सेप्शन ने कॉज की। एक्सेप्शन चेनिंग में हमें ये बताना हो अगर हमारी ये एक्सेप्शन अगर किसी और एक्सेप्शन की वजह से आई तो हम इधर पास कर सकते हैं। चलिए अब हमारी ये वाली एक्सेप्शन जो हम थ्रो कर रहे हैं, ये किस एक्सेप्शन की वजह से हम थ्रो कर रहे हैं। जब ये आईओ एक्सेप्शन थ्रो होगी तभी ये एक्सेप्शन हम थ्रो करेंगे। तो एज अ सेकंड आर्गुमेंट हमने आईओ एक्सेप्शन इधर पास कर दी। चलिए एक बार पहले इसको रन करके देखते हैं, फिर समझते हैं। इधर मैं एक्सेप्शन टाइप का ऑब्जेक्ट दे देता हूं हर जगह। एक बार पहले रन करते हैं, फिर समझते हैं। अब यहाँ पे क्या आया, फाइल पाथ कैनॉट बी नल और एम्प्टी। ये कहाँ से आया, हमारी आईओ एक्सेप्शन से, जो कि हमारी एक्सेप्शन की है अंडरलाइंग कॉज। चलिए यही चीज हम एक और तरीके से कर सकते हैं। हम नए एक्सेप्शन टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वहां पे हम एक मेथड कॉल करेंगे इनिट कॉज। इनिट कॉज क्या करेगा, आपकी अंडरलाइंग कॉज उस ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट की सेट कर देगा। तो फिर हम थ्रो कर देंगे अपनी नई एक्सेप्शन। अब हम इसे रन करेंगे तो आउटपुट सेम ही आएगी। ठीक है, फाइल पाथ कैनॉट बी नल और एम्प्टी। तो ये हमारी अंडरलाइंग एक्सेप्शन कहाँ से आई, यहां से। थ्रो हमने कहाँ की, रीड फाइल मेथड में। चलिए सेम ही चीज होगी अगर हम एक्सेप्शन टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएं ये वाले कंस्ट्रक्टर के साथ जो सिर्फ थ्रोएबल लेता है। तो हम अगर इधर सीधा ही एक्सेप्शन पास कर दें तो भी ये सेम ही काम करेगा। इनिट कॉज को हम करते हैं रिमूव, तो फाइल कैनॉट बी नल और एम्प्टी।
इस चैप्टर में इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने देखा ट्राई एंड कैच ब्लॉक। इस चैप्टर में हम देखेंगे फाइनली ब्लॉक। पहले देखते हैं फाइनली ब्लॉक होता क्या है, फिर उसके यूज केसेस देखेंगे। सबसे पहली बात करते हैं, ट्राई कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। ट्राई के साथ कैच एंड फाइनली दोनों आएंगे या दोनों में से कोई एक आएगा। अगर हम कैच ना भी लिखें, सिर्फ फाइनली ब्लॉक लिखें, ये भी अलाउड है जावा में। ट्राई कैच फाइनली में फाइनली ब्लॉक आपका वो ब्लॉक है जो चलेगा ही चलेगा, इररिस्पेक्टिव आपका ट्राई ब्लॉक चले, इररिस्पेक्टिव आपको उधर एक्सेप्शन आए तो कैच ब्लॉक में जाए, फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही होगा। कुछ कंडीशंस को छोड़ के, कुछ सिनारियोज को छोड़ के फाइनली ब्लॉक हमेशा चलता है। वो कौन से सिनारियोज हैं हम आगे देखेंगे। हमें फाइनली ब्लॉक की ज़रूरत कब कब पड़ती है, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा आ रहा है चंक्स में, यानी कि यूज़र ने 2-3 फॉर्म अलग अलग भरे, वो थोड़ा थोड़ा करके डेटा आपके पास आ रहा है। आप उसे स्टोर करा रहे हो एक टेम्परेरी फाइल में। जब डेटा पूरा हो जाएगा आप उसे डेटाबेस में या किसी सिक्योर स्टोरेज में स्टोर कर दोगे, फिर उसके बाद उस टेम्परेरी फाइल को डिलीट कर दोगे। इस एग्जाम्पल को आगे लेते हुए हम ट्राई कैच एंड फाइनली समझते हैं। ऐसे केस में आप सबसे पहले एक फाइल जनरेट करोगे, फिर उसके बाद उस फाइल पे कुछ ऑपरेशंस ऑपरेट करोगे, जैसे आप उसमें कुछ डेटा ऐड कराओगे। अगर इन बिटवीन ये सब कुछ आपको कोई एरर आता है, आप कहाँ पे जाओगे, कैच ब्लॉक में। फाइनली ब्लॉक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये वो ब्लॉक होता है जो हमेशा चलेगा ही चलेगा, इररिस्पेक्टिव आपके ट्राई ब्लॉक में क्या हो रहा है या कैच ब्लॉक में क्या हो रहा है। फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इसलिए यहाँ पे हम फाइल को डिलीट कराने का ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि हमें फाइल तो डिलीट करानी ही करानी है दोनों ही केसेस में। अगर फाइल पे ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गए तो हमें उसे सेव करके हमें टेम्परेरी फाइल डिलीट करानी है। अगर कुछ एरर आता है तो वो फाइल हमारे किसी काम की है नहीं, ठीक है, हमें नई फाइल जनरेट करनी होगी। तो दोनों केसेस में हमें फाइल डिलीट करानी ही पड़ेगी। तो वो ऐसा कोड जो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्राई एंड कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट कराना ही कराना है, तो वो कोड आप लिखते हो फाइनली ब्लॉक में। इसके बहुत सारे और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे आप ट्राई में डेटाबेस का कनेक्शन बना रहे हो और डेटाबेस पे कुछ ऑपरेशंस ऑपरेट कर रहे हो। फाइनली ब्लॉक में आप उस डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज करोगे, ठीक है। इवन अगर आपको एक्सेप्शन भी आए तो आपको कनेक्शन क्लोज करना ही होगा। सिमिलरली कोई नेटवर्क का कनेक्शन है, वो भी आपको क्लोज करना होगा। कोई लॉकिंग मैकेनिज्म है, जैसे आपने कोई फाइल लॉक की, आपको उसको अनलॉक करना है, इररिस्पेक्टिव आपका ट्राई ब्लॉक चले या कैच ब्लॉक चले, ठीक है, आपको वो फाइल अनलॉक करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे सब चीज़ों के लिए, रिसोर्स क्लीनअप के लिए फाइनली ब्लॉक हमेशा यूज होता है। चलिए, तो पहले इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर समझते हैं हमारा फाइनली ब्लॉक कब कब चलता है। ये हमारा सक्सेसफुल सिनारियो है, उसने फाइल क्रिएट कर दी, उसके बाद वो गया फाइनली ब्लॉक में। फाइनली ब्लॉक में उसने टेम्परेरी फाइल डिलीट कर दी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो करता हूँ हमारी प्रोसेसिंग के बीच में। अब क्या होगा, यहाँ तक का कोड चला, उसके बाद हमने एक्सेप्शन थ्रो कर दी, फिर वो गया कैच में, ठीक है, एरर क्रिएटिंग अ टेम्परेरी फाइल, ठीक है। उसके बाद वो गया फाइनली में, तो फाइनली हमारा हर केस में चला, ठीक है। तो आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। बहुत पूछा जाता है ये इंटरव्यूज में क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान से सोचिए। ये मेरे पास एक मेथड है रिटर्न अ नंबर, उसके ट्राई में मैं 1 रिटर्न करा रहा हूं, कैच में 2 और फाइनली में 3। मेन में मैं उसकी आउटपुट प्रिंट करा रहा हूं। आप जरा सोचिए यहां पे क्या प्रिंट होगा। एक बार इसे रन करके देखते हैं, तो ये प्रिंट कराएगा 3। फाइनली ब्लॉक हमेशा ओवरराइड करेगा आपकी रिटर्न स्टेटमेंट फ्रॉम ट्राई एंड कैच। यहाँ पे अगर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, अभी रन करता हूँ, तो क्या आउटपुट आएगी, 1 आएगी।
तो फाइनली ब्लॉक की रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा ही ओवरराइड करेगी आपके ट्राई या कैच ब्लॉक की रिटर्न स्टेटमेंट को। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सेम ही केस ट्रू रहेगा हमारी कैच स्टेटमेंट के लिए। तो एक बार कैच स्टेटमेंट अभी उसने 2 प्रिंट कराया, अगर मैं फाइनली वाला अनकमेंट कर देता हूं तो क्या चलेगा, 3 आएगा। फाइनली की हमेशा रिटर्न स्टेटमेंट ओवरराइड करेगी। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक है। एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं ये मेथड हमारा कैसे चला। तो पहले सबसे उसे रन करते हैं। अब देखते हैं ये मेथड कहाँ से कहाँ गया। इसमें सबसे पहले हमने इनर ट्राई में एक्सेप्शन थ्रो करी, उसके बाद वो गया इनर ट्राई के फाइनली ब्लॉक में। उसके बाद जब यहाँ हमने एक्सेप्शन थ्रो करी तो इसने कहाँ जाना था, आउटर ट्राई के कैच ब्लॉक में। तो उसके बाद वो गया आउटर ट्राई के कैच ब्लॉक में। उसके बाद आउटर ट्राई का फाइनल मेथड तो एग्जीक्यूट होना ही होना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा फाइनली ब्लॉक किन सिनारियोज में एग्जीक्यूट नहीं होता। बहुत रेयर केसेस में अगर सिस्टम ही हम एग्जिट कर दें या जेवीएम ही टर्मिनेट हो जाए किसी तरीके से, उन केसेस में फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। अदरवाइज फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। एक एग्जांपल ये है, हमने खुद से सिस्टम एग्जिट कर दिया तो हमारा फाइनली ब्लॉक यहाँ पे अब नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि हम उधर से ही ट्राई में ही एग्जिट कर रहे हैं, तो जेवीएम ही टर्मिनेट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा कोड लिखते हैं जहाँ से हम एग्जिट ही ना कर पाएँ, अब यहाँ पे मैंने कोई इन्फिनाइट लूप लिख दिया तो वो फाइनली में कैसे जाएगा, यही चलता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो बहुत रेयर केसेस हैं, उन केसेस में फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। अदरवाइज आपका फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अगर आपको ये बफर्ड रीडर क्या है ये समझ में ना आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आने वाली वीडियोस में ये सब पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए ये हमें फाइल रीड करने में हेल्प करता है। ये इनपुट स्ट्रीम लेता है और लाइन बाय लाइन उसको रीड करता है। तो हमने ट्राई ब्लॉक में एक बफर्ड रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसे हम क्लोज कर रहे हैं हमारे फाइनली ब्लॉक में। आपको पता है फाइनली ब्लॉक जो है वो रिसोर्स क्लीनअप के लिए यूज होता है। अब हम यही चीज जो यहाँ पे हम रीडर डॉट क्लोज कर रहे हैं हम वो ट्राई में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसको कैसे करते हैं। चलिए तो सबसे पहले फाइनली को इधर से रिमूव कर देते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है बफर रीडर का, इसे हम ट्राई के साथ ही लिख देंगे, ट्राई में एज एन टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इधर लिख देंगे। तो ये जब भी ट्राई ब्लॉक खत्म होगा या कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा उसके बाद ये खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा। अब ये कैसे क्लोज होता है चलिए वो देखते हैं। ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड को हम बोलते हैं ट्राई विद रिसोर्स। रिसोर्स हमारा हो गया बफर्ड रीडर। अब आप कोई भी रिसोर्स दें यहां पे, उसकी एक कंडीशन है कि वो ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस जो है उसे इंप्लीमेंट करता होना चाहिए। तो हमारा बफर्ड रीडर जो है ये एक्सटेंड करता है रीडर क्लास को। रीडर जो है वो इंप्लीमेंट करता है क्लोजेबल को। क्लोजेबल जो है वो एक्सटेंड करता है ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को। इसमें मेथड होता है क्लोज। अगर आप बफर्ड रीडर क्लास में जाके देखें तो ये इंप्लीमेंट करता होगा क्लोज मेथड को। तो ये देखिए क्लोज में वो सेम ही काम कर रहा है जो हम फाइनली में कर रहे थे, वो स्ट्रीम को इधर क्लोज कर रहा है। तो जब भी आप इधर रिसोर्स दें तो मेक श्योर करें वो ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता होना चाहिए। चलिए तो इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में यहीं से कंटिन्यू करते हैं हमारे लास्ट चैप्टर से। इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये देखते हैं हम जावा में अपनी कस्टम एक्सेप्शन कैसे बना सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है वैलिडेट एज। सो वैलिड एज है 18। अगर 18 से कम हुई तो हम इनवैलिड एज एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। ये हमारी कस्टम एक्सेप्शन है जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए हम ये वाली एक बार एक्सेप्शन बनाते हैं फिर देखते हैं
ये काम कैसे करती है। सो कस्टम एक्सेप्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे सेम नाम की, जिसकी हमें एक्सेप्शन बनानी है। तो हम बनाएंगे एक क्लास इनवैलिड एज एक्सेप्शन। अब कोई भी अगर आपको जावा में एक्सेप्शन बनानी है तो वो एक्सटेंड करेगी एक्सेप्शन क्लास को। ठीक है, ये हम बना रहे हैं चेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन कैसे बनाते हैं वो हम आगे देखते हैं। वापस आते हैं अपनी मेन क्लास में। हमने जो एक्सेप्शन बनाई थी वो इंपोर्ट करते हैं। अब यहां पे आपको एरर दिख रहा है एक, वो क्या कहता है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। हमने कौन सी एक्सेप्शन बनाई थी, हमने चेक्ड एक्सेप्शन बनाई थी। अब हमें उसे हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हैंडल करने के लिए जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, हम क्या करेंगे, इसको ट्राई कैच में सराउंड करेंगे। ये बन गई आपकी कस्टम एक्सेप्शन। चलिए इसके टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हैं। एक बार अपने कोड को रन करके देखते हैं। मैं यहां पे अभी के लिए एज कर देता हूं 17। अब ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, हम स्टैक ट्रेस को प्रिंट करा रहे हैं। तो हमारा यहां पे स्टैक ट्रेस प्रिंट हो गया। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। मैं यहां पे प्रिंट कराता हूं एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। अब ये प्रिंट कराएगा नल। ये नल क्यों है, चलिए वो देखते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जब हम एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, जैसे मैं न्यू एक्सेप्शन थ्रो करता हूं, हम मैसेज कहां पे पास करते हैं, उसके कंस्ट्रक्टर में। हमने अपने इनवैलिड एज एक्सेप्शन में कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं जो मैसेज ले सके। चलिए एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इनवैलिड एज में जो मैसेज ले सकता हो और उसको सेट कर सकता हो। तो मैं एक मैसेज वाला कंस्ट्रक्टर बना देता हूं और एक्सेप्शन क्लास का कंस्ट्रक्टर यहां पे कॉल कर देता हूं विद द सेम मैसेज। तो अगर यहां पे आके कोई मैसेज दे देते हैं इनवैलिड एज, अब हमारा गेट मैसेज जो है वो चलेगा। यहां पे मैं पब्लिक दे देता हूं। अब इसे रन करके देखते हैं तो वो मैसेज प्रिंट करा देगा। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। गेट मैसेज की जगह अब हम लिख देंगे गेट कॉज। अब हम इसे रन करते हैं तो आपको पता ही है नल आएगा, क्योंकि हमारा कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कॉज लेता हो। ठीक है, तो चलिए एक बार एक्सेप्शन क्लास में जाके देखते हैं। हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर था एक्सेप्शन क्लास में जो कॉज लेता है। चलिए एक बार ऐसा ही कंस्ट्रक्टर अपनी इनवैलिड एज क्लास में बना देते हैं जो कॉज लेता हो। अब हम यहां पे मेन क्लास में सेकंड आर्गुमेंट कोई कॉज दे सकते हैं। वो कैसे देते हैं, चलिए देखते हैं। आपको पता ही है कॉज क्या है, एक थ्रोएबल टाइप का ऑब्जेक्ट है। मैं यहां पे एक नई एक्सेप्शन दे देता हूं, न्यू रन टाइम एक्सेप्शन नॉट अ वैलिड एज। अब जब मैं गेट कॉज प्रिंट कराता हूं वो अंडरलाइंग एक्सेप्शन को प्रिंट करा देगा, नॉट अ वैलिड एज। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब मान लीजिए मुझे इनवैलिड एज एक्सेप्शन में कोई ऐसा मेथड चाहिए जो डिटेल में एक्सेप्शन को प्रिंट कराए। चलिए एक बार वो मेथड लिखते हैं फिर देखते हैं। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं इनवैलिड एज। कंस्ट्रक्टर में हम इनवैलिड एज को पास करेंगे एंड उसको सेट कर देंगे और मेथड लिखेंगे गेट डिटेल्ड मैसेज। चलिए अब इसको समझते हैं। चलिए मेन में आके एक बार हम अपने मेथड को यूज करके देखते हैं। यहां पे मैं करता हूं एस आउट एक्सेप्शन डॉट गेट डिटेल्ड मैसेज। ठीक है, और आपको पता था ये वाला कंस्ट्रक्टर हम कौन सा वाला कॉल करेंगे, जो एज लेता है। चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आती है। इनवैलिड एज प्रोवाइडेड 17। ये हमने एक कस्टम मेथड बनाया अपनी कस्टम एक्सेप्शन में। चलिए यहां तक हमने देखा हमने चेक्ड एक्सेप्शन कैसे बनानी है। अनचेक्ड एक्सेप्शन कैसे बनाते हैं, चलिए वो देखते हैं। हमको कुछ नहीं करना, आपको पता ही है हमने हायरार्की देखी थी। अनचेक्ड एक्सेप्शन वो होती है जो रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड करती है। तो यहां एक्सेप्शन की जगह हम कर देंगे रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, ये अब हमारी हो गई अनचेक्ड एक्सेप्शन।
अब आप मेन में जाओगे और हम इसे हैंडल नहीं भी करते तो भी हमें कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आता। अब हम इसे रन करेंगे तो हमें एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, तो हमने देखा हम रन टाइम एक्सेप्शन कैसे बना सकते हैं। चलिए, हमने चेक्ड एक्सेप्शन देख ली, हमने अनचेक्ड एक्सेप्शन देख ली कैसे बनानी है। हमने यहाँ रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड किया। रेकमेंडेड यही है। अब जैसे हमने बनाई इनवैलिड एज एक्सेप्शन, अगर जावा में इसके आसपास मिलती जुलती कोई सिमिलर एक्सेप्शन है आप उसे एक्सटेंड करें। अब जैसे इनवैलिड एज एक्सेप्शन है, इससे मिलती जुलती जावा में है इल्लीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, अगर हम इसको जाके देखें ये रन टाइम एक्सेप्शन को ही एक्सटेंड कर रही है, तो ये सेम ही काम करेगी क्योंकि ये ऑलरेडी रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड कर रही है। तो हम इसे रन करके देखते हैं, ये सेम ही काम करेगी। इस चैप्टर में इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट देख लिए। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट। शुरू करते हैं एरर वर्सेस एक्सेप्शन से। चलिए हम देखते हैं, पहले चैप्टर में हमने ये बात की थी हम थ्रोएबल कभी कैच नहीं करते। वो हम क्यों नहीं करते, चलिए वो देखते हैं। हमने अपनी हायरार्की देखी थी एक्सेप्शन की। जब हमने थ्रोएबल देखा था तो हमने देखा था थ्रोएबल के नीचे एक्सेप्शन भी आती है और एरर भी आता है। हमने एक्सेप्शन के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने एरर के बारे में डिस्कस नहीं किया। तो जब हम थ्रोएबल को कैच करते हैं तो दोनों ही कैच होते हैं, एक्सेप्शन एंड एरर। और एरर हम किसी भी सिनारियो में कैच नहीं करते। अगर हम एरर क्लास में जाएं तो जावा ने उसकी डेफिनेशन भी यही दे रखी है। An error is a subclass of throwable that indicates serious problem that a reasonable application should not try to catch। चलिए देखते हैं कौन कौन से एरर होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं एरर के। एरर वो चीज़ होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, जिससे रिकवर नहीं किया जा सकता। ये आपके JVM को अनस्टेबल स्टेट में छोड़ देंगे अगर हमने इसको कैच किया। बहुत रेयर सिनारियोज में कुछ क्रिटिकल एप्लीकेशंस में हम एरर्स को कैच करते हैं, सिवाय उसके हम एरर्स को, जनरल रूल ऑफ थंब ये है, हम कैच नहीं करते। एरर्स कैसे होते हैं, जैसे आउट ऑफ मेमोरी एरर। जब आपके पास मेमोरी ही नहीं रही तो फिर प्रोग्राम उससे रिकवर कैसे कर सकता है। या JVM में कोई एरर आ गया, इंटरनल एरर आ गया, आपकी एप्लीकेशन जो है वो अनएबल टू रिकवर फ्रॉम दैट एरर है। आप एप्लीकेशन में कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकते कि आप उस एरर से रिकवर कर पाएं। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे IO एरर है। मान लीजिए आप किसी फाइल से रीड करने की कोशिश कर रहे हैं और हार्ड डिस्क में फेलियर हो गया। आप अपनी एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे ऐसा आप उस एरर से रिकवर कर पाएं। सो जनरल रूल ऑफ थंब, हम थ्रोएबल कभी भी कैच नहीं करते। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ऑटो क्लोजेबल एंड ट्राई विद रिसोर्स। यहाँ पे मैंने एक कस्टम क्लास बनाई कैलकुलेटर जो इम्प्लीमेंट करती है ऑटो क्लोजेबल। मैंने क्लोज मेथड ओवरराइड किया। यहाँ पे मैं थ्रो कर रहा हूँ रन टाइम एक्सेप्शन। यहाँ पे मेरे पास एक मेथड भी है डिवाइड। अब मैं मेन क्लास में ट्राई स्टेटमेंट लिखता हूँ एंड ट्राई में मैं डिवाइड कराने की कोशिश करता हूं विद 0। अब यहां पे मैं एक्सेप्शन कैच कर रहा हूं। आप जरा सोचिए मेरे को कौन सी एक्सेप्शन आएगी। मेरे को अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी या मेरे को रन टाइम एक्सेप्शन आएगी जो यहां पे हम थ्रो कर रहे हैं। चलिए एक बार रन करके देखते हैं, फिर समझते हैं यहां क्या हो रहा है। मुझे आई अर्थमेटिक एक्सेप्शन। चलिए समझते हैं इस कोड को। जब हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक रन किया तो सबसे पहले हमें आई अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अब ये बन गई हमारी प्राइमरी एक्सेप्शन। जब हमने कैलकुलेटर टाइप का ऑब्जेक्ट क्लोज करने की कोशिश की तब हमें आई रन टाइम एक्सेप्शन। ये बन गई अब हमारी सप्रेस्ड एक्सेप्शन।
हम सप्रेस्ड एक्सेप्शन इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेथड होता है गेट सप्रेस्ड। ये सारी एक्सेप्शन जो सप्रेस्ड हैं वो एज एन अरे रिटर्न कर देता है। हम इसको प्रिंट कराते हैं फॉर लूप में। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले आई अर्थमेटिक एक्सेप्शन, सप्रेस्ड एक्सेप्शन, हमारी रन टाइम एरर, ठीक है, जो हमने यहाँ पे थ्रो की थी। इसी की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है परफॉर्म कैलकुलेशन। यहाँ पे मैं कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा। अभी के लिए मैं सिर्फ डिवाइड बाय 0 कर रहा हूँ और जो भी एक्सेप्शन आएगी कैच करके मैं रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ। ये हो गई मेरी मेन एक्सेप्शन। अब मैं अगर यहाँ पे सप्रेस्ड एक्सेप्शन ऐड करना चाहूँ तो कैसे करते हैं, चलिए वो देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेन एक्सेप्शन डॉट ऐड सप्रेस्ड। तो जो भी हमें एक्सेप्शन आएगी वो हम एज अ सप्रेस्ड एक्सेप्शन यहाँ पे ऐड कर देंगे। चलिए एक बार इसको रन करते हैं फिर समझते हैं क्या हुआ। चलिए यहाँ से ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट मैं रिमूव करता हूँ और रन करते हैं। सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, हमारी जो मेन एक्सेप्शन थी फॉल बैक कैलकुलेशन यूज्ड। उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, डिवाइड बाय 0, जो कि हमारी सप्रेस्ड एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हम सप्रेस्ड एक्सेप्शन हमारी मेन एक्सेप्शन के साथ ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमने एक कस्टम एक्सेप्शन बनाई थी लास्ट चैप्टर में, इनवैलिड एज एक्सेप्शन। अब हम एक्सेप्शन क्लास में जाके देखते हैं, यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर है जो 2 और पैरामीटर लेता है, अनेबल सस्पेंशन एंड राइटेबल स्टैक। चलिए देखते हैं ये 2 पैरामीटर क्या करते हैं। मेन क्लास में वापस आते हैं। हमारा जो वैलिडेट एज फंक्शन है ये क्या करता है, अगर एज लेस देन 18 है तो एक इनवैलिड एज एक्सेप्शन हमें थ्रू कर देता है। फॉल बैक में हमने इलीगल आर्गुमेंट एज अ सप्रेस्ड एक्सेप्शन साथ में ऐड कर दी। अब हम यहाँ पे एक बार हमारी सप्रेस्ड एक्सेप्शन को प्रिंट करा के देखते हैं। तो यहाँ पे पहले प्रिंट हुई हमारी मेन एक्सेप्शन, फिर फॉल बैक एक्सेप्शन। चलिए अब हम वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं जो ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। चलिए यहाँ पे अभी के लिए मैं कॉज को नल पास करता हूँ, अनेबल सप्रेशन को मैं फॉल्स कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है, एंड जो राइटेबल स्टैक है उसको भी मैं फॉल्स कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट वो भी ट्रू होता है। तो चलिए एक बार इसे रन करते हैं। अब देखते हैं मेन मेथड में जाके हमारी सप्रेस्ड एक्सेप्शन में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो अनेबल सप्रेशन क्या करता है, अगर ये फॉल्स होगा तो आप उस एक्सेप्शन के साथ कोई और एक्सेप्शन एज अ सप्रेस्ड एक्सेप्शन ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चीज़ समझते हैं। ये जो हमारा लास्ट पैरामीटर था राइटेबल प्रिंट स्टैक, आपको पता ही है जब हमको स्टैक ट्रेस प्रिंट करानी होती है हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। एक बार इसे रन करते हैं। अब देखिए हमारी कोई भी स्टैक ट्रेस यहाँ पे प्रिंट नहीं हुई, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है। एक बार इसे ट्रू कर देते हैं और रन करते हैं तो यहाँ पे हमारी स्टैक ट्रेस प्रिंट हो गई। ये कभी कोई यूज़ करता नहीं है, वैसे मैंने आपको एज अ नॉलेज बता दिया। चलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर किए। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।